बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जयराम ने इंतहाई करब की हालत में कहा, खालिद, मुझे मालूम नहीं मैं तुम सब की नज़रों में इस कदर हकीर क्यों हो गया हूँ। मैं बेकसूर हूँ, मेरे साथ इस तरह पेश ना आओ। माया कहाँ है? पीछे से आवाज़ आई कि मैं यहाँ हूँ। जयराम ने चौंक कर पीछे देखा तो माया चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। माया, मेरी बहन, मेरी नन्ही बहन। वो ये कहकर माया की तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे हटते हुए चिल्लाई, जालिम कमीने दगाबाज, मुझे हाथ ना लगाओ। तुमने एक राजपूत बाप के खून और एक राजपूत माँ के दूध की लाज नहीं रखी। तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तुम्हारा दामन अपने मोहसिनों के खून से दागदार है। अगर कोई जयराम का सीना खंजर से छलनी कर डालता तो भी शायद उसे इस कदर तकलीफ ना होती। उसके दिल में गुस्से की आग के शोले भड़के और गम के आंसुओं से बुझ गए। उसने फिर एक बार चारों तरफ देखा। गंगू के चेहरे पर एक हकारत आमेज तबस्सुम देखकर उसका मुंजमद खून खोलने लगा। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां भेंचता और होंठ चबाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। जलील डाकू, इन सब बातों के जिम्मेदार तुम हो। तुमने इन सब को मेरे खिलाफ किया है। पेशतर इसके कि गंगू के हाथ मुदाफत के लिए उठते, जयराम ने अचानक दो मुक्के उसके मुंह पर दे मारे। गंगू अपने गाल सहलाता हुआ पीछे हटा और खालिद ने आगे बढ़ते हुए एक मुक्का जयराम के मुंह पर दे मारा। जयराम ने खालिद के हाथ की जरब मुंह से ज्यादा दिल पर महसूस की और भर्राई हुई आवाज में कहा, खालिद, तुम। गंगू के साथियों की तलवारें न्यामों से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसने उन्हें हाथ के इशारे से मना किया और जयराम की तरफ देखते हुए बोला, अब बताओ, तुम अपनी बहन की जान बचाने के लिए जुबैर के साथियों को कैद से छुड़ाने के लिए तैयार हो? जयराम ने जख्म खूरदा सा होकर जवाब दिया, क्या तुम भी जुबैर की तरह ये समझते हो कि मैं प्रताप राय की साजिश में शरीक था? गंगू ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम ये समझते हैं कि प्रताप राय तुम्हारी साजिश में शरीक था। तुमने उसे सरनदीप के हाथियों और जवाहरात का लालच देकर जहाज लूटने के लिए आमादा किया। भगवान जानता है कि मैं बेकसूर हूँ, जयराम ने कहा। गंगू ने जवाब दिया, भगवान इससे ज्यादा जानता है। इस वक्त हमारा काम तुम्हारी बेगुनाही पर बहस करना नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम अपनी बहन के लिए इन बेगुनाह कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं। जयराम ने जवाब दिया, काश उन्हें छोड़ना मेरे बस में होता। वो इस वक्त 200 सिपाहियों के पहरे में बरहमन आबाद जा रहे हैं और मैं अकेला उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो तुम हमें यह बताना चाहते हो कि तुम्हारे अपने सिपाही तुम्हारा कहा नहीं मानते? काश वो मेरे सिपाही होते, जयराम ने कहा। कैदियों पर प्रताप राय का पहरा इस कदर संगीन है कि मैं उनके साथ बातचीत भी नहीं कर सकता। उसे यकीन हो चुका है कि मैं उनका तरफदार हूँ। गंगू ने अपने चेहरे पर एक तनस भरी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हारी तरफदारी का शुक्रिया। अब मेरे सवाल का जवाब दो, तुम उन्हें छुड़ाने के लिए तैयार हो या नहीं? जयराम ने कहा, भगवान के लिए मुझ पर एतबार करो। जब तक उनका मामला राजा के सामने पेश नहीं किया जाता मैं बेबस हूँ। मुझे यकीन है कि राजा उन्हें कैद में रखकर अरबों से लड़ाई मोल लेने की जुर्रत नहीं करेगा। गंगू ने कहा, प्रताप राय तुम्हारा दोस्त है। अगर उसके पास तुम्हारा खत पहुंच जाए कि तुम हमारी कैद में हो, तो क्या फिर भी वो उन्हें रिहा नहीं करेगा? तुम ये खत लिख दो और हम उसे बरहमनाबाद पहुंचने से पहले तुम्हारा ये खत पहुंचाएंगे। जयराम ने जवाब दिया, वो लोमड़ी से ज्यादा मक्कार और भेड़िए से ज्यादा जालिम है। मुझे अपनी सरगुज़िश्त बयान करने का मौका दो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो किस किस्म का आदमी है। भगवान के लिए मेरी बात मानो। प्रताप राय को मेरी जान बचाने से ज्यादा खालिद और अगर नाहिद भी यहाँ है तो उन दोनों की तलाश होगी। जिस तरह मुझे अब तक ये मालूम नहीं हुआ कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, इसी तरह तुम में से किसी को मालूम नहीं कि देबल का वाकया किस तरह पेश आया। गंगू और उसके साथियों को मुतवज्जा देखकर जयराम ने बंदरगाह से रुखसत होने से लेकर कैद खाने में जुबैर से मुलाकात तक के तमाम वाकयात बयान किए और एहतमाम पर गंगू और खालिद की निगाहों से देखते हुए कहा, अब भी तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं आता तो मैं हर सजा खुशी से बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। गंगू बोला, तो अब तुम राजा के पास कैदियों की सिफारिश के लिए जा रहे हो? आपको अब भी यकीन नहीं आया? जयराम ने कहा। गंगू ने कहा, अपनी बहन से पूछ लो। अगर उसे तुम्हारी बातों पर एतबार आ गया हो तो हम भी तुम पर एतबार करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर गंगू माया से मुखातिब हुआ, हम तुम्हारे भाई का फैसला तुम पर छोड़ते हैं। जयराम माया की तरफ मुतवज्जे हुआ। माया के लिए यह घड़ी सबर आजमा थी। भाई की सरगुज़िश्त सुनने के बाद उसके दिल में एक रद्द अमल शुरू हो चुका था, ताहम वो इसके मुतल्लिक अपने ख्यालात फौरन बदलने के लिए तैयार ना थी। ज़मीर की एक आवाज़ अगर ये कह रही थी कि माया तुझे अपने भाई पर एतबार करना चाहिए, तो दूसरी आवाज़ कह रही थी कि नहीं, वो सिर्फ तुम्हें साथ ले जाने के लिए बहाने बना रहा है। इसी जहनी कशमकश के दौरान
उसे गंगू के ये अल्फाज याद आए कि उसकी सूरत देखकर तुम्हारा दिल पसीज तो न जाएगा। मुमकिन है कि मैं तुम्हारे हाथ में इंसाफ की तलवार दे दूं। माया ने गंगू की तरफ देखा। उसकी निगाहें कह रही थी, मैं इंसाफ की तलवार तुम्हारे हाथ में दे चुका हूं, अब तुम अपना वादा याद करो। जयराम ने माया के तजब्जुब से परेशान होकर कहा, माया, तुम्हें भी अब मुझ पर एतबार नहीं आता? माया ने जवाब दिया, इस बात का क्या सबूत है कि तुमने इन लोगों के इंतकाम के खौफ से ये किस्सा नहीं सुनाया? जयराम ने दर्द भरी आवाज में कहा, माया, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बुज़दिल हूँ, मैं मौत के खौफ से झूठ बोल रहा हूँ? भगवान के लिए मुझे दूसरों के सामने शर्मसार ना करो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो ये मेरा खंजर लो और मेरा दिल चीर कर देख लो। मेरा खून अभी तक सुर्ख है या सफ़ेद हो चुका है। यह कहते हुए जयराम ने अपना खंजर माया के हाथ में दे दिया और अपना सीना उसके सामने तान कर बोला, माया, तुम्हें बाप के सफ़ेद बालों की कसम, अपनी माँ के दूध की कसम, अगर मैं मुजरिम हूँ तो ये ख्याल ना करो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं ये जानने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता कि मेरी बहन भी मुझे बुज़दिल ख्याल करती है। मुझे अपने हाथों से मौत की नींद सुला दो। तुम्हारी रगों में अगर एक राजपूत का खून है तो अपने भाई के साथ रियायत ना करो। माया ने जज्बात की शिद्दत में गैर शऊरी तौर पर अपना हाथ, जिसमें खंजर था, बुलंद किया। जयराम के होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट खेलने लगी। खालिद ने कपकपी ली। माया ने अज़्म हिम्मत के इस पैकर की तरफ टिकटिकी बांध कर देखा और उसका हाथ कांपने लगा। खालिद चिल्लाया, माया, तुम्हारा भाई मासूम है। माया के कांपते हुए हाथ से खंजर गिर पड़ा। आंखों में आंसू उमड़ आए और वो बेइख्तियार जयराम से लिपट कर हिचकियां लेने लगी। बहन और भाई एक दूसरे से अलहदा खड़े हो गए तो खालिद ने जयराम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जयराम, मुझे माफ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जयराम ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हंगामी जोश में आपके मुंह पर मुक्का रसीद कर दिया था, अब आप ये कर्ज वसूल कर सकते हैं। जयराम ने कहा, नहीं, अब यह किस्सा ना छेड़ो, वरना तुम्हें एक मुक्का मारकर मुझे गंगू से दो वसूल करने पड़ेंगे। गंगू अपनी जिंदगी में कभी इस कदर परेशान नहीं हुआ था। वो सर झुकाए खड़ा था। जयराम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गंगू, अगर तुम खलूसे दिल से जुबैर और उसके साथियों को छुड़ाना चाहते हो तो ये मामला चंद दिन के लिए मुझ पर छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि राजा सही खतरात से बाखबर होकर उन्हें कैद में रखने की जुर्रत नहीं करेगा, और अगर उसने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा और फिर हम कोई और तदबीर सोचेंगे। लेकिन खालिद की बहन कहाँ है? गंगू ने जवाब दिया, वो भी हमारे साथ है। वो जहाज पर जख्मी हो गई थी। अब वो कैसी है? इस सवाल के जवाब में खालिद बोला, अब वो पहले से अच्छी है, लेकिन जख्म अभी तक मुंदमिल नहीं हुआ। मैं माया देवी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने उसकी तीमारदारी में बहुत तकलीफ उठाई है। गंगू ने कहा, जयराम, अगर प्रताप राय ने राजा के हुक्म से जहाज लूटे हैं तो मुझे यकीन नहीं कि वो कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार होगा। मेरे ख्याल में वो इस बात की कोशिश करेगा कि यह खबर सिंध से बाहर ना निकले। बरहमनाबाद में ऐसे कैद खाने हैं जहां से सिर्फ मौत की सूरत में इंसान बाहर निकलते हैं। इस खबर को मकरान या बसरे तक पहुंचाना जरूरी है। अगर उनकी हुकूमत ने मदाखलत की तो राजा यकीनन कैदियों को छोड़ देगा। जयराम ने कहा, अगर खालिद जाना चाहे तो मैं उसे सरहद के पार पहुंचा देने की जिम्मेदारी लेता हूं। गंगू ने जवाब दिया, खालिद को मैं भी सरहद के पार पहुंचा सकता हूं, लेकिन जब तक उसकी बहन तंदुरुस्त नहीं होती उसके लिए जाना मुमकिन नहीं। इसके अलावा अरबों की फौजें इस वक्त तुर्किस्तान और अफ्रीका में लड़ रही हैं। मुमकिन है कि वो सिपाहियों की किल्लत के पेश नज़र सिंध के साथ बिगाड़ पसंद ना करें। खालिद का ख्याल है कि अगर जुबैर किसी तरह रिहा हो जाए तो ये मुहिम उसके लिए बहुत आसान होगी। वो बसरा और दमिश्क के हर बाअसर आदमी को जानता है। जयराम ने कहा, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जान पर खेल कर भी जुबैर को कैद से निकालने की कोशिश करूंगा। माया ने कहा, भैया, तुम सब कुछ कर सकते हो, जुबैर की रिहाई की कोशिश जरूर करो। जयराम ने कहा, माया, तुम्हारी सिफारिश के बगैर भी मेरा ये फर्ज है। ये कहकर जयराम गंगू से मुखातिब हुआ, अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं माया से चंद बातें पूछना चाहता हूँ। गंगू का इशारा पाकर उसके साथी वहां से खिसक गए। गंगू ने एक तरफ होकर खालिद से कहा, तुम नाहिद के पास जाओ और अगर वो कैदियों को कोई पैगाम भेजना चाहती हो तो पूछाओ। खालिद अंदर दाखिल हुआ तो नाहिद दरवाजे की आड़ में खड़ी थी। खालिद ने कहा, नाहिद, तुम्हें जरा अफाका होता है तो तुम चलने फिरने लगती हो, तुम्हें बिस्तर पर लेटना चाहिए। नाहिद ने उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, तुमने बेचारे जयराम पर बहुत सख्ती की,
اب مایا کے متعلق تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ خالد نے جواب دیا، مایا کے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، غالباً وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ جے رام نے زبیر کو قید سے چھڑانے کا وعدہ کیا ہے، وہ رہا ہوتے ہی مکران کے راستے بصرہ پہنچ کر ہماری سرگزشت سنائے گا۔ عورتوں اور بچوں کے رہا ہونے کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ ہماری حکومت اس میں مداخلت کرے۔ ناہید نے کہا، میں یہ باتیں سن چکی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جس طرح ابا جان کے معاملے میں حکومت سندھ نے مکران کے گورنر کو ٹال دیا تھا، اسی طرح یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ بصرہ کا حاکم بہت جابر ہے، لیکن سندھ کی طرف متوجہ نہ ہونے کے لیے اس کے پاس معقول بہانہ ہے کہ عرب کی تمام افواج ایشیا اور افریقہ میں برسرے پیکار ہیں۔ خالد نے پریشان ہو کر کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ناہید نے کہا، میں نے ایک تجویز سوچی ہے، میں بصرہ کے حاکم کو خط لکھتی ہوں، اگر جے رام زبیر کو رہا کروا سکے تو اسے کہو یہ خط اس کے حوالے کر دے۔ اگر بالفرض میرا ہاتھ حاکم بصرہ کو متاثر نہ کر سکا تو بصرہ کے عوام اس سے ضرور متاثر ہوں گے۔ میں خواب میں مسلمانوں کو قید خانے کے دروازے توڑتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، مجھے اپنے خواب کے صحیح ہونے کا یقین ہے۔ خالد نے کہا، تو تم اندر جا کر ہاتھ لکھو، لیکن کس چیز پر لکھو گی؟ ہاں، یہ لو میرا رومال۔ خالد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ناہید کو رومال دیا اور واپس مڑتے ہوئے کہا، تم خط لکھو، میں اتنی دیر جے رام کو روکتا ہوں۔ باہر مایا اپنے بھائی کو اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ اختتام پر جے رام نے پوچھا، مایا تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، گنگو مجھے اپنی بیٹی سمجھتا ہے، ناہید مجھے اپنی چھوٹی بہن خیال کرتی ہے۔ جے رام نے کہا، مایا میں تمہیں ایک بہت بری خبر سنانا چاہتا ہوں۔ مایا نے گھبرا کر پوچھا، وہ کیا؟ بات یہ ہے کہ میں تمہیں اس وقت اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں نے تمہارے غائب ہونے کی ذمہ داری پرتاپ رائے پر تھوپی تھی، لیکن جب اس نے زبیر اور علی کو اذیت دینا شروع کی تو مجھے ان کی جانیں بچانے کے لیے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ اب اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں تو مجھے ناہید اور خالد کا پتہ بتانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میں بذات خود راجہ کی سختی سے نہیں ڈرتا، لیکن پرتاپ رائے کو شک ہو جائے گا اور وہ ناہید اور خالد کی تلاش شروع کر دے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دیکھ کر انہیں خالد اور ناہید کے روپوش ہونے کا شک ہو۔ اگر تم چند دن اور یہاں رہنا گوارا کرو تو پرتاپ رائے غالباً 3-4 روز تک واپس دیبل آ جائے گا، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ مایا نے اطمینان سے جواب دیا، آپ میری فکر نہ کریں، میں یہاں ہر طرح خوش ہوں، اور جب تک ناہید تندرست نہیں ہوتی میں اسے چھوڑ کر جانا بھی پسند نہیں کروں گی۔ گنگو اور خالد کچھ فاصلے پر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جے رام نے انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ جب قریب پہنچے تو اس نے کہا، آپ کو کہیں پھر شک نہ ہو جائے کہ میں کوئی سازش کر رہا ہوں۔ مایا کہتی ہے کہ وہ ناہید کے تندرست ہونے تک یہیں رہنا چاہتی ہے، اور میں بھی بعض مصلحتوں کی بنا پر اسے یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں چند دنوں تک اسے لے جاؤں گا، ممکن ہے کہ مجھے بھی زبیر کے ساتھ فرار ہونا پڑے اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ آ ملوں۔ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ راجہ پرتاپ رائے شہر میں پہنچتے ہی ہمیں ملاقات کے لیے بلائے، میرا غیر حاضر ہونا ٹھیک نہیں۔ خالد نے کہا، آپ ذرا ٹھہریے، ناہید ایک خط لکھ رہی ہے، آپ یہ خط زبیر کو آزاد کروانے کے بعد اس کے حوالے کر دینا۔ جے رام نے کہا، جلدی سے وہ خط لے آؤ، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، وہ برہمن آباد کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ گنگو نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم ان سے پہلے تمہیں ایک آسان راستے سے برہمن آباد پہنچا دیں گے۔ جے رام نے کہا، میں فقط آپ کا ایک ساتھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ برہمن آباد میں اسے کوئی نہ پہچانتا ہو۔ اگر کوئی نازک وقت آیا تو میں اسے آپ کے پاس اطلاع دینے کے لیے روانہ کر دوں گا۔ گنگو نے کہا، آپ واسو کو لے جائیں۔ دوپہر کے وقت جے رام واسو کی رہنمائی میں جنگل عبور کر رہا تھا۔ برہمن آباد سے 1 کوس کے فاصلے پر جے رام کو اپنا قافلہ دکھائی دیا۔ اس نے واسو کے ساتھ قافلے میں شریک ہونا خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور دوسرے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ برہمن آباد میں نرائن داس نامی ایک نوجوان اس کا پرانا دوست تھا۔ جے رام نے واسو کو اس کے گھر ٹھہرا کر شاہی مہمان خانے کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد پرتاپ رائے سپاہیوں اور قیدیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جے رام کو دیکھتے ہی کہا، مجھ سے تم نے شکار کا بہانہ کیوں کیا؟ تم نے صاف یہ کیوں نہ بتایا کہ تم مجھ سے پہلے مہاراج سے ملنا چاہتے تھے؟ اب بتاؤ، تمہاری بہن کی کہانی سننے کے بعد مہاراج نے کیا کہا؟ جے رام نے کہا، میں ابھی تک مہاراج سے نہیں ملا اور نہ میری یہ نیت تھی۔
प्रताप राय ने मुतमईन होकर कहा, जयराम, मेरा ख्याल है कि अपनी बहन के गायब हो जाने के मुतालिक तुमने झूठ नहीं कहा था। मैं अरबों के अलावा सरनदीब के कैदियों से भी पूछ चुका हूँ। वो सब तुम्हारे पहले बयान की तस्दीक करते हैं। अगर उन्होंने राजा से शिकायत की कि तुम्हारी बहन के अलावा एक मुसलमान लड़की भी जहाज से गायब हुई है, तो मुमकिन है कि राजा मुझे इस बात का जिम्मेदार ठहराए। मैं राजा के सामने भी ये कहने के लिए तैयार हूँ कि तुम्हारी बहन जहाज पर नहीं थी और मुसलमान लड़की के गायब हो जाने का वाकया भी सही नहीं। लेकिन जब कैदी ये शिकायत करेंगे कि वो जहाज से गायब हुई हैं, तो तुम्हारा बयान राजा को मुतमईन नहीं कर सकेगा। जयराम ने परेशान होकर कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले आपने जुबैर और अली को अजियत पहुंचाकर मुझे ये तस्लीम करने पर मजबूर किया कि मेरी बहन गायब नहीं हुई, और अब आप ये साबित करना चाहते हैं कि अरब लड़की और मेरी बहन जहाज से गायब हुई हैं। प्रताप राय ने जवाब दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी मजबूरी है जिसने तुम्हें अपनी बहन का राज छुपाने पर मजबूर किया है? जयराम ने कहा, आप ये जानते हैं कि जुबैर मेरा मेहमान था, उसने मेरी जान बचाई थी, और मैं ये नहीं चाहता कि आप इस वाकया की आड़ लेकर उसे अजियत पहुंचाएं। प्रताप राय ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ जुबैर की खातर अपने सही दावे से दस्तबरदार हुए। तुम जुबैर की दोस्ती पर अपनी बहन को कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हारा दिल ये गवाही देता है कि तुम्हारी बहन को मैंने अगवा किया है, और सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं बल्कि एक अरब लड़की और लड़के के गायब हो जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही आयद होती है। जयराम ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे आपके मुतल्लिक जो गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है। वो कब? प्रताप राय ने पूछा। जयराम ने अचानक महसूस किया कि प्रताप राय उसके लिए फिर एक फंदा तैयार कर रहा है। उसने चौंक कर कहा, आखिर इन बातों से आपका क्या मतलब है? मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि मैं राजा के सामने अपनी बहन का जिक्र नहीं करूंगा। प्रताप राय ने सर्द मोहरी से कहा, तुम जो कुछ खुद नहीं कहना चाहते वो अरबों की जुबान से कहलवाओगे। इससे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जिस राज को तुम जाहिर करना चाहते थे उसे मैं छुपाना चाहता था। अब जिस राज को तुम छुपाना चाहते हो उसे मैं जाहिर करने पर मजबूर हूँ। मेरे मुतल्लिक अगर तुम्हारी गलत फहमी दूर हुई है तो उसकी कोई वजह है, और मैं वो वजह मालूम करना चाहता हूँ। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम एक अरब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हो। कोई अक्लमंद आदमी ये मानने के लिए तैयार ना होगा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने खुद अपनी बहन को कहीं गायब कर दिया है? जयराम ने कहा। प्रताप राय ने कहा, तुम्हारी बहन का मसला मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन अरब लड़की का सुराग लगाने की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। बहुत मुमकिन है कि तुम्हारी तरह अरबों ने भी राजा को मुझसे बदजन करने के लिए एक लड़की के गायब हो जाने का बहाना तराशा हो, लेकिन अगर दरबार में उसके गायब हो जाने का सवाल उठाया गया तो हम में से एक को यह जिम्मेदारी अपने सर लेना पड़ेगी। जयराम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जिस तरह मैंने आपसे इंतकाम लेने के लिए अपनी बहन के गायब हो जाने का झूठा अफसाना तराशा था, उसी तरह उन्होंने मुझे आपका शरीके कार समझकर महज इंतकाम के लिए यह बहाना तलाश किया है। मैं जुबैर को समझा सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे कहने पर राजा के सामने झूठी शिकायत नहीं करेगा। प्रताप राय ने बेरुखी से कहा, तुम किसी कैदी से बातचीत नहीं कर सकते। मैंने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि राजा के सामने पेश होने से पहले तुम्हें अपना संदूक खोलकर देखने की भी इजाजत नहीं। जयराम कुछ कहना चाहता था, लेकिन फौज के एक अफसर ने आकर प्रताप राय को इत्तला दी कि महाराज आपको याद फरमाते हैं।